शुक्रवार को उज्बेकिस्तान के समरकंद में SCO समिट के आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल भारत की अर्थव्यवस्था के 7.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। मुझे खुशी है कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि हम जन केंद्रित विकास मॉडल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम हर क्षेत्र में नवाचार का समर्थन कर रहे हैं। आज हमारे देश में 70,000 से अधिक स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को छोड़ा, जिन्हें नामीबिया से विशेष मालवाहक विमान से ग्वालियर लाया गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि चीतों के साथ भारत की प्रकृति प्रेरणा तेजी से जागृत होगी। मुझे विश्वास है यह चीते न केवल प्रकृति के प्रति जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों से भी अवगत कराएंगे। बता दें, नामीबिया से प्रोजेक्ट चीता के हिस्से के रूप में इन्हें भारत लाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को हैदराबाद मुक्ति दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित किया है। उन्होंने हैदराबाद की मुक्ति का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया। साथ ही उन लोगों पर हमला बोला जिन्होंने हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने के वादे तो किए, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का उद्देश्य स्पष्ट है कि इस मुक्ति आंदोलन की कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर वाराणसी जिला न्यायालय ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया। न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ज्ञानवापी का मामला सुनने लायक है, इसीलिए इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। जिला कोर्ट का यह फैसला हिंदू पक्ष के हक में आया है, वहीं मुस्लिम पक्ष को निराशा हाथ लगी है। बता दें कि ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर वाराणसी की जिला अदालत में चल रहा मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में डेयरी सहकारी का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। पीएम मोदी ने कहा कि डेयरी सेक्टर न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि यह दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। पश्चिम बंगाल में बीते मंगलवार को ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा ने बनना चलो अभियान का आह्वान किया। प्रदर्शन के दौरान हावड़ा में भाजपा समर्थकों और पुलिस के बीच तब झड़प हुई, जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे जाने से रोका। इस दौरान पुलिस ने पानी से बौछार की और आंसू गैस के गोले भी दागे। सचिवालय के घेराव करने पहुंची बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और सांसद लोकेश चटर्जी को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बुधवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिगंबर कामत और नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो समेत कांग्रेस के 8 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों में दिगंबर कामत, माइकल लोबो, डी लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नायक, संकल्प अमोनकर, अलेक्सो सिकेरा और फर्नांडिस जैसे नाम शामिल हैं। 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा में कांग्रेस के 3 विधायक ही बचे हैं। बीते सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने राहुल गांधी की भारत यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत जोड़ने का काम कोई भी करेगा, अच्छी बात है, लेकिन प्रेम से जोड़ेंगे या नफरत से। डॉक्टर वैद्य ने कहा कि संघ के खिलाफ राहुल गांधी पहले ही नफरत पाल कर रखे हैं। उनके बाप दादा ने संघ का बहुत तिरस्कार किया है। लखीमपुर खीरी जिले में बुधवार शाम 2 दलित बहनों के शव पेड़ से लटके पाए गए थे, जिस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आरोपियों को ऐसी सजा मिलेगी कि आने वाली पीढ़ियों की रूह कांप उठेगी। उन्होंने कहा कि घटना का खुलासा हो गया है, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि भारत हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें बना रहा है और ये साल 2023 तक तैयार हो जाएंगी। ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित SOE यूनिवर्सिटी में वैष्णव ने कहा कि गति शक्ति टर्मिनल्स पॉलिसी के तहत रेल नेटवर्क के जरिए भारतीय रेलवे दूरस्थ इलाकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लखनऊ और नोएडा के बाद अब यूपी सरकार गोरखपुर, बनारस और झांसी में IT सिटी बनाने की तैयारी कर रही है। IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अनुसार इससे IT सॉफ्टवेयर का निर्यात बढ़ने के साथ
युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। बीते सोमवार को उत्तर प्रदेश ने अमृत सरोवर के निर्माण में देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए पहला पायदान हासिल किया है। ग्राम्य विकास विभाग के निदेशक जीएस प्रियदर्शी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 8000 से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। मंगलवार को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के बाद दमन दीव में बड़ा झटका लगा। यहाँ 15 जिला पंचायत सदस्यों समेत पार्टी की पूरी इकाई बीजेपी में शामिल हो गई है। बीजेपी की ओर से बताया गया है कि भाजपा का साथ छोड़ बाहुबली, भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टी का साथ देने के विरोध में पूरी इकाई ने बीजेपी का दामन थामा है। बीते गुरुवार को जम्मू कश्मीर की राजनीति में नई पारी की शुरुआत करने वाले कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद को एक आतंकी संगठन ने धमकी दी है। यह धमकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेसिस्टेंट फ्रंट ने जारी की है। आतंकी संगठन द रेसिस्टेंट फ्रंट ने आजाद के लिए यह धमकी भरा पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर जारी करते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद की जम्मू कश्मीर की राजनीति में एंट्री ऐसे ही नहीं हुई है। यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बेगूसराय में फायरिंग कर 11 लोगों को गोली मारने के मामले में चारों अपराधियों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2 अपराधियों की गिरफ्तारी शुक्रवार सुबह की गई, तो 2 को गुरुवार रात गिरफ्तार किया गया। बिहार के बेगूसराय में फायरिंग मामले को लेकर बिहार में जंगल राज की वापसी की बातें कही जा रही हैं। देश के दुग्ध उत्पादन उद्योग को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। बीते शुक्रवार को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मिनेश शाह ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में देश के दुग्ध उत्पादन कंपनियों ने किसानों से 5,575 करोड़ रुपए का दूध खरीदा और अगले 5 वर्षों में यह 3 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। भारत के निर्यात में पिछले महीने के मुकाबले वृद्धि दर्ज की गई है। देश के वाणिज्य और व्यापार मंत्रालय ने गुरुवार को आंकड़े जारी कर जानकारी दी कि भारत का निर्यात अगस्त में 1.62% की दर से बढ़कर 33.92 अरब डॉलर हो गया। गुरुवार को सर्बिया के बेलग्रेड में पहलवान बेटी ने भारत के नाम इतिहास रच दिया। भारतीय महिला स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के रैंपेज राउंड के आखिरी मुकाबले में स्वीडन की एम्मा जोना मालग्रेन को 8-0 से हराया। इसी के साथ कांस्य पदक प्राप्त करते हुए वे वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। स्विट्जरलैंड के स्टार टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने गुरुवार को संन्यास लेने का ऐलान किया। 41 वर्ष के फेडरर ने ट्विटर पर इमोशनल पोस्ट शेयर कर इस बात का ऐलान किया। फेडरर अगले सप्ताह लंदन में होने वाले लेवर कप में आखिरी बार प्रोफेशनल लेवल पर खेलते दिखाई देंगे। फेडरर पुरुष सिंगल्स में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के मामले में तीसरे नंबर पर हैं। राफेल नडाल ने सबसे ज्यादा 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। प्रधानमंत्री ने वाहन उद्योग के नए सकारात्मक बदलाव को लेकर देश के नाम अपने लिखित विचार स्पष्ट किए। 15 सितंबर को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सत्र को लिखित संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के साथ साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाने में ऑटोमोबाइल उद्योग के नए बदलाव की देश को आवश्यकता है।